गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। तो आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नौकरी मंच पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले अपनी लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, भारतीय संविधान में इंडियन पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे इंडिया की कोई भी जॉब है, तो उसमें इंडिया जीके पूछी जाती है, जिसमें मेन रहता है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान के पार्ट, भारतीय संविधान के सोर्सेज, भारतीय संविधान के आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज प्यारे विद्यार्थियों। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने डिस्कस किया था कि इलेक्शन कैसे होता है और इलेक्शन मेथड्स क्या हैं, क्या प्रोसेस है, इलेक्शन का मेथड कहाँ से लिया, राष्ट्रपति की पोस्ट को हमने कहाँ से लिया, और इंडिया में राष्ट्रपति की पोस्ट से पहले कौन सी पोस्ट हुआ करती थी। तो हमने लास्ट वीडियो में ये सब जाना था, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति की जो पावर होती हैं, कौन कौन सी पावर राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो बहुत सारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। मार्शल लॉ होता है, सैन्य जो न्यायालय होते हैं, जो आर्मी कोर्ट होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आर्मी कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को माफ करने का जो अधिकार है भारत में, वो किसी को भी नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति को होता है, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को कौन कौन सी पावर है, तो ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि राष्ट्रपति की के पास क्या कुछ वीटो पावर भी होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे राष्ट्रपति की वीटो पावर। तो साथ ही साथ हम आर्टिकल की भी बात करेंगे, वीटो पावर। तो सबसे पहले देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कि जो राष्ट्रपति की वीटो पावर है, वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से राष्ट्रपति को मिली है। तो अगर हम भारतीय संविधान के आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की, तो वीटो पावर अनुच्छेद नंबर 111 में है। कितनी वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, कितनी वीटो पावर प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को? 3 टाइप वीटो प्राप्त है इंडिया के राष्ट्रपति को। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि ये जो वीटो पावर है एज अ सोर्सेज हमने किस देश के संविधान से ली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एज अ सोर्सेज, एज अ सोर्सेज स्रोत के रूप में, ऐसा सोर्सेस स्रोत के रूप में हमने ये यूएस के संविधान से ली है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान से हमने ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 प्रकार की वीटो पावर प्राप्त है। कितने प्रकार की है प्यारे विद्यार्थियों? 4, ठीक है। लेकिन भारत में कितने प्रकार की ली है हमने स्रोत के रूप में? केवल 3 प्रकार की वीटो पावर को हमने लिया है। तो ये जो वीटो पावर है ये कौन कौन सी है, तो ध्यान देंगे। अनुच्छेद नंबर 111 सेक्शन ए। तो अनुच्छेद नंबर 111 सेक्शन ए में कौन सी वीटो पावर है? तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों है पॉकेट वीटो। कौन सी होगी? पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो, तो सबसे पहली पावर है पॉकेट वीटो। तो क्या होती है पॉकेट वीटो? तो बात करेंगे कि पॉकेट वीटो क्या है। अब जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने डिस्कस भी किया था आपसे कि भारतीय जो संसद है उसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी कानून जब बनाना हो इंडियन गवर्नमेंट को, तो सबसे पहले वो पास होगा लोकसभा से, प्रेजेंटेशन होगी, पास होगा, वोटिंग होगी। पास जब लोकसभा कर देगी तो फिर वो जाएगा राज्यसभा के पास विचार विमर्श के लिए। उसके बाद राज्यसभा से भी अगर पास हो गया तो फिर साइन के लिए आएगा राष्ट्रपति के पास। तो जब राष्ट्रपति ये उस पर ना हाँ में आंसर दें और ना ही ना में आंसर दें, तो ये होती है पॉकेट वीटो। तो अनिश्चित काल के लिए उसे अपने पास रख ले। तो पॉकेट वीटो क्या है? तो पॉकेट वीटो होती है प्यारे विद्यार्थियों कि जब जब संसद द्वारा, संसद जिसको केंद्रीय विधायिका कहते हैं, जब संसद द्वारा, जब संसद द्वारा
जब संसद द्वारा पास जब संसद द्वारा पास विधेयक को जब संसद द्वारा पास विधेयक को राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पास जाए कि साइन कर दीजिए, संसद द्वारा पास विधेयक को राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए, राष्ट्रपति लॉन्ग टर्म बिना बताए अनिश्चित समय अनिश्चित समय अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए अपने पास रखे कोई उत्तर ना दे, कोई भी उत्तर न दे, कोई भी उत्तर न दे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाती है राष्ट्रपति की वीटो। राष्ट्रपति इस प्रकार की पावर का प्रयोग करता है मौलिक अधिकारों के लिए। जब सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है और राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है, कैसा कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, कहीं ना कहीं भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करके यहाँ अपनी पॉकेट वीटो का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है, वो इस पावर का यूज किसी ऐसे कानून के लिए कर सकते हैं जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति को कोई वीटो पावर नहीं होती। जब 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, 1971 में प्यारे विद्यार्थियों, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में संसद ने ये कहा था कि अगर भारतीय संविधान में कोई संशोधन किया जा रहा है और वो संशोधन पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति अपने वीटो का वहां पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उनको अपने साइन करने ही होंगे। तो भारतीय संविधान के संशोधन संबंधी मामलों में उसे ये राइट प्राप्त नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो उत्तर ना दे। तो उसके बाद वीटो पावर, पॉकेट वीटो का प्रयोग भारत में अब तक कितनी बार हुआ है? अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि कितनी बार हुआ है, केवल एक बार ही इसका प्रयोग हुआ था, एक बार, और वो एक कानून के ऊपर हुआ था। उस कानून का नाम था डाकघर कानून। डाकघर कानून, तो एक मामला था डाकघर कानून का। तो डाकघर कानून मामले के ऊपर इसका प्रयोग किया था। और किस राष्ट्रपति ने प्रयोग किया था? प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी। तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह। उस समय कब की बात है प्यारे विद्यार्थियों? लगभग ये जो बात है हमारी, ये है 1986 की। इस समय भारत में सरकार थी कांग्रेस की, और इस समय हमारे जो पीएम थे, जो हमारे इस समय प्रधानमंत्री थे, वो थे प्यारे विद्यार्थियों राजीव गांधी। प्रधानमंत्री इस समय थे हमारे राजीव गांधी जी। तो ये जो डाकघर कानून था, ये एक स्वतंत्रता के ऊपर रोक लगाता था। ये थी प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस ऑटोनॉमी, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर यह रोक लगाता था उस समय, प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल 19A में है, आर्टिकल 19A में है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो डाकघर कानून ये था कि भाई अगर सरकार ने कोई भी कानून बना दिया तो आपको उसके के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार नहीं है। अगर आप विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि आपकी स्वतंत्रता समाप्त थी। डाकघर कानून, तो इसको ज्ञानी जैल सिंह जी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पॉकेट वीटो का इसे समाप्त, मतलब इसमें हाँ या ना में कोई आंसर जो है वो रिप्लाई नहीं किया था। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
तो देखिएगा, अगली जो वीटो पावर है यहाँ पर, नेक्स्ट जो वीटो है, सेकंड नंबर पर जो वीटो है, ये है अत्यंतिक वीटो। ये कौन सी है जी? ये है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो, तो अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ये कौन सी है? तो एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो होता है कि भाई किसी भी विधेयक को समाप्त कर देना, ये एब्सोल्यूट वीटो है कि संसद ने जो भी विधेयक पास किया है, साइन होने के लिए गया राष्ट्रपति के पास, तो किसी भी विधेयक को, किसी भी विधेयक को समाप्त कर देना, किसी भी विधेयक को, किसी भी विधेयक को समाप्त करना, किसी भी विधेयक को समाप्त करना, किसी भी विधेयक को समाप्त करना। जैसे कि 1954 में, फॉर एग्जाम्पल 1954 में समाप्त किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1954 में राष्ट्रपति जी थे ये। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आ, समाप्त किया था, एक कानून बनाया गया था पेप्सू राज्यों के ऊपर, जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, पेप्सू राज्यों। तो पेप्सू जो राज्य थे, पेप्सी राज्यों पर एक कानून सरकार ने पास किया था, ठीक है ना। तो इसको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने समाप्त कर दिया था। तो पहली बार प्रयोग किया था इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और 1991 के अंदर इसका प्रयोग 2 बार हुआ है। तो 1991 में हमारे राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमणा। आर वेंकट आर वेंकट रमन जी हमारे राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने भी प्रयोग किया था गैर सरकारी सदस्यों के लिए। गैर सरकारी, संसद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। तो जो गैर सरकारी सदस्य थे, उनका एक प्रस्ताव था कि उनकी वेतन और भत्ते बढ़ाए जाएं, उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। तो उस समय जैसे ही विधायिका से पास होकर ये प्रस्ताव गया था राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के पास, उसी समय सरकार चेंज हो गई थी और नई सरकार के कहने पर आर वेंकट रमन ने इस प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया था। तो सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट वीटो जो होता है, अत्यंतिक वीटो होता है, वो होता है कि संसद ने कोई विधेयक भेज दिया है राष्ट्रपति की सहमति के लिए और राष्ट्रपति उसको समाप्त कर दे, ये होता है अत्यंतिक वीटो। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो वीटो पावर होती है, थर्ड नंबर की, वो होती है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, जिसको कि कह देंगे हम निलंबनकारी वीटो। सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव यानी कि निलंबनकारी वीटो। सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। तो क्या होती है ये और कौन से आर्टिकल में आएगी? आर्टिकल रहेगा इसका आर्टिकल 111 सी रहेगा। तो निलंबनकारी वीटो क्या होता है? निलंबनकारी वीटो होता है प्यारे विद्यार्थियों कि किसी भी संसद ने कोई भी विधेयक भेज दिया है, तो संसद के द्वारा पास किसी विधेयक यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास किसी भी विधेयक, किसी विधेयक को, किसी विधेयक को पुनः, पुनः मतलब दोबारा, किसी विधेयक को दोबारा, दोबारा संसद को विचार के लिए भेजना, विचार के लिए, दोबारा संसद को विचार के लिए भेजना, दोबारा संसद को विचार के लिए भेजना। तो ये कहलाएगी
सस्पेंसिव वीटो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ने कोई भी प्रस्ताव को पास किया है और राष्ट्रपति जी के पास भेजा है साइन करने के लिए, और राष्ट्रपति उसको पुनः विचार के लिए वापस भेज दे विधायिका को कि एक बार और देख लीजिए, इसमें कोई परिवर्तन करना है, अपना सुझाव दे सकते हैं राष्ट्रपति के, थोड़ा सा चेंज कर लो। अगर साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करके दोबारा संसद वापस भेज दे राष्ट्रपति के पास, दोबारा भेज दे साधारण प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास करके, तो राष्ट्रपति को अपने साइन करने ही पड़ेंगे। उसके बाद वह उसको ना तो लौटा सकता है ना ही उसको समाप्त कर सकता है। ऐसी वीटो को कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। तो हमने जाना कि वीटो पावर कितने प्रकार की है, कहां से ली थी? अमेरिका से। अमेरिका में कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की। तो देखिए, जैसे मैंने निलंबनकारी वीटो कहा कि साधारण बहुमत से दोबारा से प्रस्ताव पास करके अगर भेज दिया जाए राष्ट्रपति को तो उन्हें अपने साइन करने ही पड़ेंगे, साधारण बहुमत से कहा। अमेरिका के अंदर क्या है, अगर राष्ट्रपति विधायिका के पास किसी भी प्रस्ताव को पुनः विचार के लिए दोबारा भेजता है तो अमेरिका की विधायिका को उस विधेयक को दोबारा से 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। उसे कहा जाता है विशेषोक्ति वीटो। तो जब 2/3 यानी कि स्पेशल बहुमत से पास करना पड़ जाए दोबारा से विधायिका को, वो तो हो जाएगी विशेषोक्ति वीटो, जो कि इंडिया में नहीं है। और जब पुनः दोबारा से विधायिका पास करे साधारण बहुमत से और राष्ट्रपति को भेजे तो इसे कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। तो हाँ, हमारी वीटो पावर यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पावर की, राष्ट्रपति की, कि जो आगे राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो क्या हैं, राष्ट्रपति की आगे नेक्स्ट जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिएगा, उसके अलावा फिर राष्ट्रपति की शक्तियां आती हैं भाई, उसके अलावा राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी आ जाएंगी। तो राष्ट्रपति की शक्तियां आती हैं इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। तो आपातकालीन शक्तियां आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक हैं, ये अनुच्छेद रहते हैं आपातकालीन शक्तियों के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल 352 की। आर्टिकल 352 ये होता क्या है? तो आर्टिकल 352 होती है नेशनल इमरजेंसी। ये क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा आर्टिकल 352, 352। तो 352 का जो प्रभाव है हमारे देश पर, ये क्या प्रभाव पड़ता है 352 का? तो प्रभाव क्या क्या रहते हैं देखिएगा, ढेर सारे क्वेश्चन भर भर के यहां से आते हैं कि प्रभाव क्या रहेगा 352 अगर नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाए देश में, जो राष्ट्रपति के नाम पर लगाई जाती है। नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति के साइन से संभव है, हालांकि विधायिका प्रस्ताव पास करती है। तो इसका प्रभाव क्या है? तो 352 जब भी हमारे देश में लग जाती है तो सभी स्टेट गवर्नमेंट, सभी स्टेट गवर्नमेंट, सभी राज्य सरकारें, सभी राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट, सभी राज्य सरकारें, सरकारें केंद्र के अधीन हो जाती हैं, सेंटर के भाई, केंद्र, सभी राज्य सरकारें केंद्र के अधीन हो जाती हैं, सभी राज्य सरकारें केंद्र के अधीन हो जाती हैं।
भंग नहीं होती, ध्यान रखना है। राज्य की सरकारें इस समय भंग नहीं होंगी, बल्कि क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो जाएंगी। और विशेष प्रकार का प्रभाव क्या पड़ता है हमारे देशवासियों पर, सभी मौलिक अधिकार नष्ट हो जाते हैं। उस समय आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार वो हम यूज करेंगे, कहीं पर भी हम खड़े हो सकते हैं, कहीं पर ही भी हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। तो मौलिक अधिकार आर्टिकल, मौलिक अधिकार आर्टिकल 21, 21 को छोड़कर, जिसमें आता है प्यारे विद्यार्थियों आपका जीने का अधिकार। तो जो अनुच्छेद नंबर 21 है, अनुच्छेद नंबर 21 को छोड़कर, अनुच्छेद नंबर 21 को छोड़कर अन्य सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे जो है यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं, रोक लगा दी जाती है उनके ऊपर, बाध्यता उनके ऊपर लगा दी जाती है, वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद इसकी जो समय अवधि होती है नेशनल इमरजेंसी की, यह 1 वर्ष में 2 बार बढ़ाई जा सकती है। 1 वर्ष में नेशनल इमरजेंसी को 2 बार बढ़ाया जा सकता है, 2 बार बढ़ाया जा सकता है। तो बढ़ा सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। कितनी बार बढ़ाया जा सकता है जी? 2 बार बढ़ाया जा सकता है। तो 352 किसके नाम पर लगेगी भाई? राष्ट्रपति के नाम पर ही लगाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, तो राष्ट्रपति के साइन से। उसके बाद अगली इमरजेंसी होती है 356। 356 आर्टिकल है हमारा, अनुच्छेद नंबर 356। तो जो अनुच्छेद नंबर 356 है प्यारे विद्यार्थियों, इसको बोला जाता है स्टेट इमरजेंसी, या किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसकी न्यूनतम समय अवधि तो होती है प्यारे विद्यार्थियों 2 मंथ, न्यूनतम, कम से कम जो समय अवधि होती है इसकी वो होती है 2 मंथ राष्ट्रपति शासन की। और ज्यादा से ज्यादा इसकी मैक्सिमम की अगर हम बात करें कि मैक्सिमम समय अवधि कितनी होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों मैक्सिमम होती है 3 साल। मैक्सिमम कितनी होती है? 3 साल होती है मैक्सिमम। तो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम बात करते हैं आर्टिकल 360 के। तो राष्ट्रपति के ही अनुमति से लगेगा। इसको हम कह देंगे 360 होता है प्यारे विद्यार्थियों हमारा नेशनल इकोनॉमिक, नेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी है। तो नेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी होती है, यानी कि राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल। तो राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल है ये, राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल, राष्ट्रीय आर्थिक, राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल, राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल। तो प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल को हमने एज अ सोर्सेज किस देश के संविधान से लिया है? यूएस के संविधान से लिया। और इससे पहले दोनों वाले हमने लिए थे जर्मनी के संविधान से। तो इसका जो प्रभाव होता है हमारे देश पर, ये क्या पड़ता है? प्रभाव क्या पड़ता है 360 का? तो 360 का प्रभाव हमारे देश पर क्या पड़ेगा कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, तो जितने भी प्यारे विद्यार्थियों सरकारी अधिकारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उन सब का जो वेतन है, वेतन, वेतन, तो वेतन में कटौती होगी।
क्योंकि जब देश के अंदर पैसा ही नहीं है तो फिर कहां से उनकी सैलरी दी जाएगी। तो सभी के वेतन में यहाँ पर कटौती होती है, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, स्पीकर और सभी सरकारी कर्मचारी, तो सभी के वेतन में कटौती होगी। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी पावर ये किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है 3 प्रकार की। अनुच्छेद नंबर 352, 356 जर्मनी के संविधान से लिया है स्रोत के रूप में, और 360 को प्यारे विद्यार्थियों लिया गया है यूएसए के संविधान से। तो इसके अलावा लास्ट जो अंतिम पावर होती है राष्ट्रपति की, तो वो कौन कौन सी हैं वो देखिएगा। कौन कौन सी पावर होती हैं राष्ट्रपति के पास? नेक्स्ट जो पावर होती हैं वो होती हैं सैनिक शक्तियां। कौन सी होती हैं प्यारे विद्यार्थियों? सैनिक शक्तियां। सैनिक शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। तो जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों ही सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो तीनों ही सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। तो ये कौन कौन सी होंगी? तो देखिएगा, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 72 में है। किसमें है? अनुच्छेद नंबर 72 में। कितने प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं? 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। कौन कौन सी हैं ये क्षमादान शक्तियां? सबसे पहले नंबर पर आएगा लघुकरण। सबसे पहले नंबर पर आएगा भाई लघुकरण। लघुकरण, लघुकरण क्या होता है? राष्ट्रपति जब किसी भी अभियुक्त की सजा को, किसी भी अभियुक्त की सजा को रूप बदलकर, किसी भी अभियुक्त की सजा को रूप बदलकर कम करें, रूप बदलकर कम करें, तो उसको कहा जाता है लघुकरण। तो किसी की भी सजा को रूप बदलकर कम करना होता क्या है कि मान लीजिए किसी को भी फांसी की सजा दी गई है, उसका रूप बदल देंगे राष्ट्रपति याचिका करने पर। कैसे कि फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देना। 10 साल का जो कठोर कारावास है उसको 10 साल के साधारण कारावास में तब्दील कर देना। तो सजा का रूप क्या हो गया? चेंज हो गया, थोड़ा रिलैक्सेशन यहाँ पर हो गया। तो इसे कहा जाता है लघुकरण। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो होता है परिहार। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा होता है? परिहार। तो परिहार के द्वारा जो सजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं कि सजा जो है, सजा की प्रकृति यानी कि रूप, नेचर, सजा की प्रकृति को बदले बिना, सजा की प्रकृति को बदले बिना कम करना, सजा की प्रकृति को बदले बिना कम करना। तो सजा का रूप नहीं बदलना है, रूप तो वही रहेगा लेकिन फिर भी सजा कम हो जाएगी। कैसे? जैसे मैं बात कर रही थी कि जो 10 साल हैं, 10 साल का किसी को दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों कठोर जेल, कठोर कारावास, तो उसको किस में बदल देना प्यारे विद्यार्थियों? साधारण कारावास में बदल देना। कठोर कारावास को किस में तब्दील कर देना? साधारण कारावास के अंदर तब्दील कर देना। तो ये हो जाएगा कि सजा का रूप बदले बिना सजा को कम करना। ओ सॉरी, माफ कीजिएगा कि इसमें मतलब इसमें रूप नहीं बदलना है, रूप नहीं बदलना है, इसमें सजा
कितना मिला है? 10 साल का कठोर कारावास। रहेगा तो कठोर ही, लेकिन 9 साल का हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा, लेकिन रहेगा कैसा? यहाँ पर कठोर कारावास ही होगा प्यारे विद्यार्थियों। रहेगा तो कठोर ही, लेकिन 10 साल की बजाय कितना हो जाएगा? 9 साल। इसको कह देंगे कि प्रकृति को बदले बिना सजा को कम करना कहलाएगा हमारा परिहार। और उसके बाद तीसरे नंबर पर होता है कि किसी की भी सजा को क्षमा ही कर देना। क्षमा कर देना, किसी को भी कोई भी सजा मिली है, कैदी को 10 साल, 5 साल, यहां तक कि फांसी की सजा, फांसी की सजा, तो फांसी की जो सजा है उसको भी यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्षमा कर दिया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति यहाँ पर आर्टिकल 143 का यूज कर सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 143 का। अनुच्छेद नंबर 143 में क्या है कि जब भी न्याय से संबंधित कोई भी प्रक्रिया होती है, किसी की सजा के बारे में, किसी की सजा माफ करनी है, राष्ट्रपति को कम करनी है, रूप चेंज करना है, तो अनुच्छेद नंबर 143 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से किसी भी प्रकार का डिस्कशन कर सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं। मांग तो सकते हैं सलाह को राष्ट्रपति, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 143 में लिखा है। क्योंकि राष्ट्रपति के पास सजा कम करवाने कब आएंगे? जब अंतिम कोर्ट से सजा मिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से, तो आखिरी रास्ता कौन बचते हैं? भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज सलाह देने के लिए बाध्य है, मना नहीं कर सकता। और राष्ट्रपति, ध्यान रहे, राष्ट्रपति फिर भी अपनी मर्जी से, अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के जज की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा जी, 3 यहां पर हमने प्रकार पढ़े, तो नेक्स्ट है हमारा विलंब। विलंब, विलंब, तो विलंब क्या रूप होता है? विशेष परिस्थितियों में किसी की सजा को लेट करना। विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थितियों में, विशेष प्रकार की सिचुएशन, विशेष प्रकार की परिस्थितियों में, विशेष प्रकार की परिस्थितियों में किसी की सजा, सजा में देरी करना, सजा में देरी करना। तो विशेष परिस्थितियों में प्यारे विद्यार्थियों किसी की भी सजा के अंदर देरी करना, तो ये होता है विलंब। इसको कहा जाता है विलंब। अक्सर महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी महिला ने कोई क्राइम कर दिया और उस समय वो महिला प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट है तो उसे अगर कोई सजा मिली है तो कुछ समय के लिए उसकी सजा को टाल दिया जाता है और बाद में उचित समय आने पर उसको सजा दे दी जाती है। तो इसे कहा जाता है विशेष परिस्थिति के अंदर सजा को कम करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है परिविलंब। नेक्स्ट आएगा परिविलंब। परिविलंब में भी कुछ समय दिया जाता है, सजा लेट की जाती है, लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें यह है कि जो अपराधी है, अपराधी को अपराधी को अपराधी को राष्ट्रपति के पास, अपराधी को राष्ट्रपति, अपराधी को राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास याचिका, याचिका करने का समय देना, याचिका करने का समय देना। इसमें इसमें सजा कुछ समय के लिए टाली जा सकती है और ये जो समय है ये अनिश्चित हो सकता है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि इसमें कितना समय लग जाए। अनिश्चित समय इसमें होता है। देखिएगा होता क्या है, जैसे जो अफजल गुरु हैं उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी सन 2000 के आसपास और उनको फांसी हुई है जाकर के 2013 में।
तो अगर कोई भी अपराधी जिनको सजा सुनाई जाती है, चाहे वो कुछ सालों की सजा सुनाई जाए, चाहे वो फांसी की सजा सुनाई जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम बात कर रहे हैं अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो उसके बाद उनकी जो पत्नी है उन्होंने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास जैसे ही याचिका लेकर के जाते हैं, जनहित याचिकाएं या याचिका दायर की जाती है, या अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ समय अगर मांगा जाता है यहाँ पर, तो वो समय उसको दे दिया जाता है। उस प्रोसेस में काफी ज्यादा समय भी लग सकता है, तो इसको बोला जाता है सजा तो मिलेगी ही, लेकिन उसको एक आखिरी मौका देना, तो उसको कहा जाता है परिविलंब। तो ये राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं, इनके बारे में हमने जाना। तो अंतिम जो शक्ति है राष्ट्रपति की, तो वो होती है प्यारे विद्यार्थियों अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कौन सी होती है? अध्यादेश। अध्यादेश। तो अध्यादेश की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो कौन सी है? देखिए, एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 123। तो अनुच्छेद नंबर 123, अनुच्छेद नंबर 123। तो अनुच्छेद नंबर 123 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 123 कहता है कि भाई जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो अस्थायी रूप से, भारत के राष्ट्रपति अस्थायी रूप से, भारत के राष्ट्रपति अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से एक कानून बना सकते हैं, अस्थायी रूप से एक कानून बना सकते हैं, जिसकी कम से कम समय अवधि बना सकते हैं, जिसकी कम से कम समय अवधि अगर एक बार बना दिया, मिनिमम कम से कम समय अवधि कितनी होगी? 6 मंथ होगी। कम से कम समय अवधि कितनी होगी? 6 मंथ, 6 महीने कम से कम इनकी समय अवधि होगी भाई, ठीक है। और इस समय अवधि को, इस समय अवधि को जो हमारी संसद है, मतलब दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तो इस समय अवधि को संसद बढ़ा भी सकती है, संसद बढ़ा भी सकती है, और इसको समाप्त भी कर सकती है। बढ़ा भी सकती है संसद, इसको समाप्त भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है और समाप्त भी कर सकती है। तो ये सभी जो शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास, तो अनुच्छेद नंबर 123 का प्रयोग किस समय किया जा सकता है? ये कानून बनाने की शक्ति है, ऐसी कह देंगे हम, कानून बनाने की शक्ति। तो कानून बनाने की शक्ति है। किस समय इसका प्रयोग किया जाता है? जब संसद का कोई भी सेशन ना चल रहा हो, उस समय प्रयोग किया जाता है। संसद का कोई सत्र न चल रहा हो, जब संसद का कोई सत्र न चल रहा हो, तो उस समय, और चाहे संसद का एक सेशन चल रहा हो, मान लो राज्यसभा का सत्र चल रहा है, लोकसभा का बंद है, ठीक है ना, एक राज्यसभा का चल रहा है, ठीक है जी, और लोकसभा का नहीं चल रहा है, तो यहां पर भी इस समय भी चाहे दोनों में से कोई भी ना चल रहा हो और दोनों में से केवल एक चल रहा हो, क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है तो दोनों सदनों से पास होना जरूरी होता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो अपार शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। अत्यांतिक वीटो होती है, जितनी भी हमने वीटो पढ़ी, यहाँ पर पॉकेट वीटो है, निलंबनकारी वीटो है, और इसके अलावा इमरजेंसी पावर है, कानून बनाने की शक्ति है। तो इन सब शक्तियों का जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर कर सकते हैं, और आमतौर पर भारत के राष्ट्रपति को रबड़ स्टैंप भी कहा जाता है। ज्यादातर शक्तियों का जो प्रयोग है राष्ट्रपति वो सरकार के कहने पर ही करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट दोनों वीडियो हमारी राष्ट्रपति से रिलेटेड कंप्लीट हो चुकी हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां हमारा कंप्लीट हुआ ये टॉपिक।
फिर कल मिलते हैं दोबारा से अगली नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे अन्य संविधान के सोर्सेज की, फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की। तो तब तक के लिए नमस्कार सभी को।